दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जिस प्रकार हम कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि वो काम हमारा अच्छे से हो सके, ठीक उसी प्रकार कृषि में भी, खेती किसानी में भी हमको फसल लगाने से पहले पूरी की पूरी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। कौन कौन से कार्य खेती में किस समय पर किए जाने हैं, उनकी पूरी यदि आप एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपकी खेती और आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके सारे के सारे कार्य भी समय पर होने वाले हैं। दोस्तों, विषय की बात कर लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का विषय है रबी फसलों की तैयारी। रबी फसलों की तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए, कौन कौन से कार्य उसमें होने हैं और किस किस समय पर होने हैं, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आपका। डॉक्टर साहब हैं वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे रबी फसलों की, जैसे आज के जो हमारा कार्यक्रम का विषय है, जी हाँ, रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी की बात के बारे में आप हमें बताइए। और साथ साथ में आप हमें ये भी बताइए कि जैसे बहुत सारे किसान हैं, देर से भी कटाई हो रही है, इसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को पुनः नमस्कार करता हूं और मैं यहाँ हम बताना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति वर्तमान चल रही है, मानसून लगभग विदाई पर है। कुछ जगह पर स्कैटर्ड रेनफॉल, जिसको हम बोलते हैं लोकल रेनफॉल, स्थानीय वर्षाएं या आंधी तूफान, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है। तो हमारे सोयाबीन की कटाई लगभग हमारे किसान भाइयों की हो गई है। और दूसरी फसल हमारी जो है वो है धान है दूसरी फसल में, और तीसरी फसल है मक्का। ये तीन हमारी जो प्रमुख फसलें हैं इस खरीफ के सीज़न की। और यहाँ मैं किसान भाइयों को सीधे बताना चाहूँगा कि जो सोयाबीन की उनने हार्वेस्टिंग कर ली है, कटाई कर ली है, 18 से 20% तक नमी उस समय होती है। चूँकि उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला और उस वजह से उनको समय नहीं मिलने की वजह से सुखा नहीं पाए होंगे। बारिश लगातार कई जगह पे हुई है अच्छी मानसून की वजह से। दूसरी बात आती है जो मक्का है, वही सेम स्थिति, उसमें भी वही है कि अच्छी से सुखा के फसलों को अपन को भंडारित किसान भाइयों को करना है। तो उसके लिए उन्हें अभी जैसे ही मौका मिला है इसकी दोनों फसलों को अच्छे से सुखाएं। उनका नमी प्रतिशत जो है जितना ज़्यादा कम हो जाए, 9 से 10% नमी तक लाके ही भंडारण कार्य उनको करना है, पहली बात। अब जो दूसरी बात, हम धान की बात जो कर रहे थे, तो किसान भाई यहाँ पे अभी जो धान की हमारी फसलें हैं, अभी हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन 120 दिन की फसल होती है। और जो किसान भाई आमतौर पे जुलाई प्रथम सप्ताह में बुवाई कार्य करते हैं, तो अभी उसमें समय है। तो उनकी मिल्किंग स्टेज, दुग्ध अवस्था, हमारी जो धान की जो फसल है उसमें दुग्ध अवस्था अभी बची हुई है। तो दुग्ध अवस्था में हमारे किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मिल्किंग स्टेज में उनको हल्की सिंचाई उनको देना है। हल्की सिंचाई के लिए उनको वैसे तो अधिकतर जगह बारिश, अभी भी अंतिम वर्षा बहुत सारे ज़िलों में, 40-45 ज़िलों में हमने जहाँ पर सुना है, मगर कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहाँ बारिश नहीं हुई है, तो उनको एक हल्की सिंचाई मिल्किंग स्टेज में, दुग्ध अवस्था में धान में देना चाहिए, ताकि उसमें दुग्ध मैच्योरिटी के समय भराव दाने का अच्छा हो जाए। तो ये प्रमुख बातें हैं। और भंडारण सही तरीके से करें। और एक और ख़ास बात, यहाँ चूँकि फसल खेत जैसे ही खाली होते हैं तो चूहों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो चूहा नियंत्रण के उपाय उनको करना है। एल्युमिनियम फास्फेट, जिंक फास्फेट नामक जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग, जैसा कि हम लोग बताते आते हैं, दोनों का उपयोग करना है। एक को हम बिल में, जो चूहे के बिल हैं उसमें एल्युमिनियम फास्फेट नामक दवा डाल के और मिट्टी से बिलों को ढक देते हैं तो चूहे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये चूहे नियंत्रण के उपाय और ये तैयारी उन्हें करना। अब बात आती है हमारी रबी की तैयारी की। तो उस पर हमारे किसान भाइयों को, जो आप चर्चा कर रहे थे टिलेज ऑपरेशन की, जब हम बात करते हैं कि प्रथम बखरनी का कार्य करना चाहिए, तो जहाँ जहाँ सोयाबीन मक्का की फसलें हमारे किसान भाइयों की कट गई हैं तो वहाँ पे उनको टिलेज ऑपरेशन करने हैं, बखरनी करनी है। और प्रथम टिलेज ऑपरेशन कल्टीवेटर चलाते हैं और फिर पटेला चला के और आखिरी में रोटावेटर चला के उसको
खेतों को तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमारी शुरुआत उन्हें कर लेना चाहिए। और जो शुरुआती हम जो बात कर रहे थे कि अब चूँकि रबी आ गया तो आदान की हमने बात करना नहीं करना बेईमानी होगी। तो जब आदान आप ख़रीदते हैं, हमारे किसान भाई इकट्ठा आदान ख़रीदते हैं, फिर पूरे सीजन तक उन्हें आदान लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय उन्हें उर्वरक लेने हैं, खादें खरीदनी है, बीज खरीदने, उन्नत किस्में खरीदनी है, तो इसके अलावा दवाइयाँ खरीदनी है। तो आदान की व्यवस्थाएं वो इस समय रहते वो कर लें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि शुरुआत में ही जो आदान आ गए हैं, कई बार हमारे किसान भाइयों के उर्वरक की व्यवस्था नहीं होती तो वो बुवाई का आरंभ कर देते हैं और फिर संतुलित मात्रा में वो उर्वरक नहीं दे पाते फसल में। फिर आखिरी अवस्थाओं में सोचते हैं कि वो तो अपटेक नहीं करती फसलें उतना। शुरुआत के जो आदान हैं उनको शुरू में लेने हैं और सही उनकी जांच परख कर लें कि सही हों, किसी प्रकार की उसमें डुप्लीकेसी ना हो। इन बातों का विशेष ध्यान शुरुआत में हमारे किसान भाइयों को रखना है। जी, तो किसान भाइयों, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि क्रमानुसार किस प्रकार से हमको खेत की तैयारी किस प्रकार से कर लेना चाहिए। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों की तैयारी किस प्रकार की जाए। इस विषय पर आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हम पुनः स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसा कि आपने बताया था कि नमी के बारे में आप बता रहे थे, चर्चा चल रही थी, तो एक फफूंद की बहुत समस्या आती है नमी में। कई बार तो सर फसल खड़ी होती है, कई बार फसल की कटाई भी हो चुकी होती है। ऐसे में यदि हम फफूंद की समस्या के निवारण की बात करें तो डॉक्टर साहब आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मैं यहाँ हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो टिलेज ऑपरेशन होते हैं, फसल लगातार हमारे खेतों में लगी रहती, तो लगी रहने के समय हमारे किसान भाइयों को काफ़ी सारे कीट और व्याधियों की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो जो कीटों की जो समस्या आती है उसमें आमतौर पर वाइट ग्रब या दीमक की 2 कीटों की भूमिजन्य कीटों में आमतौर पे समस्या आती है। इसके अलावा भी जितने तरह की इल्लियाँ हैं उनके डिम्बक हमारे मिट्टी में पड़े रहते हैं, परंतु वो अगली बार उसी फसल पे आते हैं जिस फसल के वो कीट हैं, जो पॉलीफेगस नहीं है, एक ही फसली कीट है। परंतु कुछ कीट ऐसे हैं जो पॉलीफेगस हैं, विभिन्न फसलों पे सभी फसलों को खाते हैं वो। तो उन कीटों के लिए भी हमें इस समय प्लॉइंग करने, हल्की जुताई का कार्य कर लेना चाहिए। इसके अलावा दीमक से नियंत्रण के लिए उपाय मेटाराइजियम जो आती है, हमारी जैविक दवाई है, बहुत सस्ती पड़ती है। मेटाराइजियम से उनको मिट्टी का भूमि उपचार करने चाहिए। उसी प्रकार से फफूंदी के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक हमारी फफूंदी है, जैविक हैं दोनों दवाइयाँ, बहुत सस्ती हैं। और तो यहाँ मैं थोड़ा सा उपयोग विधि बता दूंगा किसान भाइयों को, ताकि वो किस तरह से उसको उपयोग करना और कम दवाई में उनको अधिक लाभ कैसे मिले। क्योंकि हम कम लागत की बात भी यहाँ पर किसान भाइयों को, सबसे ज़्यादा जो खर्च आता हमारे किसान भाइयों का वो उर्वरक और दवाइयों में है, दवाइयों में है। तो उत्पादन लागत को भी हमें यहाँ पे कम करना है। तो मैं बताना चाहूँगा ट्राइकोडर्मा विरिडी या मेटाराइजियम दोनों जो हमारी दवाइयाँ भूमि उपचार के लिए बहुत अच्छी हैं इनके लिए। इसके लिए उनको क्या करना है, पकी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट ले लेना है जी। और जैसे 1 कुंटल उनने पकी हुई गोबर की खाद ली तो उसमें 8 से 10 ग्राम या लिक्विड में मिल रहा है, यदि उनको तो तरल मिल रहा है तो 8 से 10 ml आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी या मेटाराइजियम की मात्राएं ले लेनी है। तो इनके आपने ट्राइकोडर्मा विरिडी 8 से 10 ग्राम लिया और वो जो 1 कुंटल खाद है उसमें मिला दिया और उसको कम से कम 8 दिन तक, 7 से 8 दिन पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में छायादार जगह पर ढक के रखना है, ढक के रखना है। कुछ दिन बाद हमारे किसान भाई 8 दिन बाद देखेंगे वो 5 से 8 दिन में कि उसमें पूरे में सफ़ेदपन आ गया, फफूंदी आ गई है। मतलब जो आपने 1 कुंटल बीज में जो 800 ml यूज करी थी या
1 कुंटल खाद में आपने जो जी। 1 लीटर यूज करी थी, तो वो आपका 1 कुंटल पूरा खाद आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी बन के तैयार हो गया, फफूंदी की उसमें ग्रोथ आ गई। जी। उसी प्रकार से मेटाराइजियम का है, आपने ये तैयार कर लिया। अब इसको आप खेतों में भुरक दीजिए और आखिरी टिलेज ऑपरेशन, मतलब आखिरी बखरनी आप बुवाई के पहले जो करने वाले हैं, जिसमें पटेला चलाने वाले या रोटावेटर चलाने वाले हैं, तो उसके पहले इसको आपको डालना है और उसके बाद रोटावेटर चला के आखिरी टिलेज ऑपरेशन करके आपको इसको मिट्टी में मिला देना है। तो इससे आपको जो जितने भूमिजन्य रोग हैं, जिसमें समस्या हमारे जड़ सड़न की समस्याएं आमतौर पे आने वाली चने की फसल में भी आती है हमारे किसान भाइयों को, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, मसूर आएगी, मसूर में भी वही समस्या आ सकती है, तो इनसे बचा हुआ। उसी प्रकार से जो भूमिजन्य कीट हैं, तो उसके लिए मेटाराइजम जो मैंने बताई है उसका भी उपयोग करेंगे, तो इससे दीमक और वाइट ग्रब, सफ़ेद लट जिसको बोलते हैं, इसकी साबरदेही भी बोलते हैं हमारे कुछ किसान भाई, तो इन कीटों से भी बचाव मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें उनको करना है। उपयोग विधि मैंने बता दी है कि कम मात्रा में ही आप कितनी ज़्यादा उसको उपयोगी बना सकते हैं और कम खर्चे में आप काफ़ी क्षेत्र को उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने ये जो बात बताई कि किस प्रकार से गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जा रहा है, और इसमें निश्चित तौर से किसान भाइयों को लागत में भी यहाँ एक और लागत में भी कमी आएगी, और उनको जो उर्वरकों का उपयोग वो करने वाले हैं, जैसे अब नाइट्रोजन जन उर्वरक DAP या यूरिया और इस तरह के NPK यूज करने वाले, उधर उसकी मात्रा उनको कम कर लेना उसी रेशो में जितना उनने ये खाद में लाया है। जी डॉक्टर साहब, बात करेंगे हम जुताई के बारे में। तो जुताई के जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार किए जाने चाहिए? देखिए, अभी सबसे प्रमुख है कि जैसे ही खेत खाली होता है तो हमारे किसान भाइयों को जो है अपने खेतों की बखरनी, सबसे पहले कल्टीवेटर चलाना है, फिर टिलेज ऑपरेशन के लिए उनको जो एक और बात का यहाँ में किसान भाइयों को, आमतौर पे क्या होता है, जो हमारी पुरानी फसल जो पड़ी रहती, सड़ रही होती, उसकी को वहीं पे आग नहीं लगाना है खेतों में। जी, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी जैसे धान कटेगी या अभी कटने की अवस्था आने वाली है धान में, और हमारे किसान भाई नरवाई जलाना आरंभ कर देते हैं। जो भी फसलें कटी उनके जो कूड़े करकट हैं वो वहीं पे आग लगा अवशेषों को जलाना शुरू कर देते हैं हमारे किसान भाई। तो यहाँ मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस तरह का कार्य ना करें। आपकी जो फसल अवशेष है, जितना आपने अनाज प्राप्त किया है उससे लगभग दुगने तक आपके फसल अवशेष होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, आपने अभी फसल कटाई में धान प्राप्त करोगे 20 कुंटल आई एकड़ में, तो आप मान के चलिए 25 कुंटल कम से कम फसल अवशेष आपके 1 एकड़ में है वहाँ पर, सरफेस रेजिड्यू बोलते हैं जिसको हम। तो इस फसल अवशेष को आपको रोटावेटर के माध्यम से, जैसे बखरनी करने के बाद रोटावेटर के माध्यम से उसको मिट्टी में वहीं टिलेज ऑपरेशन के माध्यम से, जो जैसा कि आपका प्रश्न भी था, तो उसके माध्यम से उसको वहीं मिला देना है मिट्टी में। और इसके लिए हमारा जवाहर बायोडाइजेस्टर नामक एक जैविक वो है, जिससे आप जितने भी आपके डिकम्पोजर है, हमारा जो सड़े हुए कचड़ों को सड़ा के, जो फसल के जो कचड़े हैं अवशेषों को सड़ा के और मिट्टी में खाद बनाने का काम करता है बायोडाइजेस्टर। तो जवाहर बायोडाइजेस्टर इनको उसमें 1 एकड़ में 1 लीटर इसकी रिकमेंडेशन है। वहाँ पर नमी होना आवश्यक है खेतों में। आपने टिलेज ऑपरेशन जो भी किया उसके बाद इसको स्प्रे करके आप 200 लीटर पानी में, और वो आपके जो भी नरवाई हैं वो वहीं सड़ जाएंगी, लगभग 1 माह में 35-40 दिन में वहीं सड़ के आपको खाद का काम करने लगेंगी। तो ये टिलेज ऑपरेशन के समय, बखरनी के समय हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना है। नमी बना के, जब अभी खेत में नमी काफ़ी रहती है उस समय बुआई हो भी जाती है, तो इसमें ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको खड़ी फसल में बुआई के बाद भी डालोगे तब भी आपकी फसल को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये बैक्टीरिया सिर्फ किसको करेगा, जो कचरा पड़ा हुआ है उसको डिकम्पोज करेगा, आपकी फसल को कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों की तैयारी किस प्रकार की जाए। इस विषय पर आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हम पुनः स्वागत करते हैं जी। और साथ साथ डॉक्टर साहब, जो प्रदूषण, उत्पादन की लागत कम होगी, प्रदूषण कम हो जाएगा, तो ये भी एक तरीका। अच्छा, मान लो उसने 20 कुंटल खाद को 20 कुंटल कचड़े को डिकम्पोज किया जी। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब 1 एकड़ में आपने 20 कुंटल कचड़े को डिकम्पोज करोगे तो वो लगभग 70% खाद में परिवर्तित होता है FYM में। तो आपका मतलब 20 कुंटल का लगभग 14 कुंटल आपका FYM सड़ा हुआ कचड़ा वहाँ मिल गया आपको। तो एक ये उपलब्धि आपको हो गई। तो हाँ, इस बात का भी हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो कचड़ा है वो आपका एक खाद है खेत के लिए, और जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में, भूमि में, लगभग 250 से 300 तरह के माइक्रोब्स होते हैं, उनका भोजन भी है। तो उनको भोजन मिलेगा तो उनकी तादाद बढ़ेगी। ये जो 300 तरह के 250-300 तरह के माइक्रोब्स हैं, ये हमारी फसलों के सहयोगी कीट कहलाते हैं, सहयोगी जीव। तो ये सहयोगी जीव बढ़ेंगे तो फसल उत्पादन बढ़ेगा, फसल का उत्पादन भी निश्चित तौर से बढ़ जाएगा। और पराली जलाने से जो वातावरण को जो नुकसान प्रदूषण हो रहा है उससे तो और हम उत्पादन बचेंगे। लागत भी किसान की कम होगी, लागत भी अपने आप इसमें कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे किसान हैं गेहूँ लगाते हैं, जी हाँ, चना लगाते हैं। गेहूँ चने के साथ साथ में सरसों या तिलहन की भी यदि हम बात करें तो ये सब भी बोए जाते हैं। डॉक्टर साहब, सामयिक कार्यों की यदि हम बात करें तो कौन कौन से इस समय सामयिक कार्य सबसे किए प्रमुख जाने हैं? कार्य इनको अभी किसान भाइयों को जो विशेष मैंने बताया कि आदान की व्यवस्था करें और उन्नत किस्मों की। तो गेहूं में जितनी भी उन्नत किस्में हैं, HI 1544 हो, चाहे पूसा तेजस हो, इस तरह की, ड्यूरम में पूसा तेजस है, HI 1544 है, तो इनको GW 513 है, ये उन्नत किस्में हैं गेहूं की। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को पुरानी किस्में भी जो प्रचलित जिस क्षेत्र के अनुसार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। चने में भी हमारे किसान भाइयों को उन्नत किस्में ले लेना है, जिसमें हार्वेस्टर से कटने वाली जवाहर चना 24 है, बहुत अच्छी किस्म है, जो कंबाइन हार्वेस्टर से कट जाती। जो किसान भाई नहीं लगाते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, हम लेबर नहीं मिलेगी, मजदूरी की समस्या तो जाएगी। इस प्रकार की उन्नत किस्मों का प्रजातियों का चयन करें। डॉक्टर साहब, एक बात और निकल के आती है, खासतौर से बीज उपचार की बात आती है। बीज उपचार बहुत अच्छा, बीज उपचार कितना अनिवार्य है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने, ये हम लोग जो काफ़ी शुरुआत में इसको हमें करना चाहिए। जी। तो किसान भाइयों, यहाँ बीज उपचार पर विशेष ध्यान देना है। और बीज उपचार की सभी फसलें, चाहे आपकी दलहनी फसलें हों चाहे सीरियल्स हों, सभी में बीज उपचार करके ही बुवाई करना है। दलहनी फसलों के लिए कल्चर का विशेष ध्यान रखना है आपको कि फफूंदी के लिए ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग करना है, फफूंदी नाशक का, और राइजोबियम कल्चर का दलहनी फसलों में और तिलहनी फसलों में दोनों में यूज करना है। राइजोबियम कल्चर लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज मात्रा के मान से इसको प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी भी 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम फफूंदी नाशक का बीज उपचार में भी हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। और इससे PSB कल्चर, यदि हमारी सीरियल्स क्रॉप हैं तो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो आता है उसका उपयोग बीज उपचार में करना है। और राइजोबियम कल्चर का दलहनी और तिलहनी फसलों में करना है। जी, यानी कि बहुत अनिवार्य है कि किसान भाई बिल्कुल इस समय बीज उपचार करके ही बुवाई हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो कीट और व्याधि की जो समस्याएं हैं, खास करके बीमारियों की जो समस्याएं हैं, उपयुक्त बीज उपचार नहीं करने की वजह से आती है। जी। और हमारे किसान भाई यदि बीज उपचार करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें अच्छा उत्पादन उनको मिलेगा, उनको अच्छा लाभ भी मिलेगा। सर, अंत में चलते चलते हम रबी फसलों के लिए आपसे हम कुछ टिप्स जानना चाहेंगे, आप हमारे किसान भाइयों। देखिए, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आदान की व्यवस्था करनी है, जिसमें कि मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, उन्नत किस्मों का चयन, बीज उपचार और खेत की तैयारी, ये 3 काम उसको कर लेने हैं एक साथ। और उसके बाद समय पे बुवाई करना, उपयुक्त नमी पे बुवाई का कार्य उनको करना है। और सिंचाई पद्धति का सही उपयोग करना है एक और चीज़ किसान भाइयों को, ताकि जो पानी उनके पास उपलब्ध है वो पूरे क्रॉप सीजन में, क्रॉप ड्यूरेशन में पूर्ण हो सके।
जी, तो जैसा कि किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप यदि आप काम करते हैं, बताए अनुसार आप काम करते हैं, और ख़ासतौर से यदि आप वैज्ञानिक पद्धति से कृषि के कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी पूरी सफलता। तरीके से आपको लाभ होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत देते बहुत हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। दोस्तों, कार्यक्रम में समय है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, गेहूं की फसल में सिंचाई की अवस्थाएं, सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप, मटर की फसल में पौध संरक्षण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित 1,28,56,000 पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अंत्योदय श्रेणी एवं प्राथमिकता श्रेणी के पात्र परिवारों को गेहूं चावल का प्रतिमाह वितरण किया जाता है। माह अक्टूबर 2024 से गेहूं एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन कर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कराया गया है। जिलों को माह नवंबर 2024 के लिए खाद्यान्न का आवंटन जारी कर दिया गया है। गेहूं की फसल को 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई 20 से 25 दिनों बाद करें, यानी रेशे वाली जड़ निकलते समय। दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिनों बाद करें, यानी कल्ले निकलने की अवस्था में। तीसरी सिंचाई बुआई के 60 से 65 दिनों बाद करें, यानी गांठ बनने की अवस्था में। चौथी सिंचाई बुआई के 80 से 95 दिनों बाद, यानी बाली आने की अवस्था में। पांचवी सिंचाई बुआई के 100 से 105 दिनों बाद, यानी दानों की दूधिया अवस्था में। छठी सिंचाई बुआई के 120 से 125 दिनों पर, यानी दाना पकने की अवस्था में आवश्यकता होने पर करें। सब्जियों के पौधों को रस चूसने वाले कीटों में मुख्यतः फुदका, माहू, तेला, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, माइटस आते हैं, जिनमें विशेषकर भिंडी, आलू, मटर, लौकी आदि फसलों में माहू द्वारा काफ़ी क्षति होती है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे वे पीली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। रस चूसक कीटों के कारण सब्जियों की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। इसके साथ ये कीट उनमें विषाणु रोग फैलाते हैं, जिससे फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। खड़ी फसलों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफास दोनों में से किसी एक रसायन की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको रोगों व कीटों से बचाना ज़रूरी है, और यह उसकी ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्व भी देना जरूरी है। आप अपनी फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। जहां फसल 1 माह की हो गई है, वहां इस समय मटर से भूरी मक्खियों का प्रकोप देखने मिल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति पंप, यानी 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव करें। प्रति एकड़ मान से करें। और अच्छी बढ़वार के लिए 20:20:20 NPK की 1 किलो मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा नर पशु पालने का खर्च बच जाता है। साथ ही सांड या नर पशु से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। साधारण तौर पर गाय एवं भैंस ब्याने के लगभग 3 महीने के बाद मध्यकाल में आ जाती है, पर ध्यान रहे 2 ब्यानतों के बीच 14 से 15 माह का अंतर होना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं की प्रजनन समस्याओं की पहचान हो जाती है, जिसके कारण गर्भित गाय की सही पहचान से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान से छोटी गायों का भी गर्भधारण किया जा सकता है और गाभित करने के समय चोट लगने का डर नहीं रहता है। देसी गायों को जर्सी अथवा होलिस्टीन फ्रीजियन से एवं भैंसों को मुर्रा नस्ल के सीमेन से गर्भधारण कराकर उन्नत नस्ल के पशुधन प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मज लेइंग मशीन को प्लास्टिक फिल्म बिछाने से प्रयोग किया जाता है ताकि नमी को खेत की मिट्टी में संरक्षित कर उपयोग किया जा सके तथा अधिक ठंड के मौसम में बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी के तापमान को बढ़ाकर अंकुरण के अनुकूल बनाने के लिए भी यह तकनीक कारगर सिद्ध हुई है। मशीन से 400 मिलीमीटर व्यास के 2 अवतल डिस्क, 350 मिलीमीटर व्यास के 2 न्यूमेट्रिक ड्रेस पहिए, 600 मिलीमीटर के 2 न्यूमेट्रिक परिवहन पहिए, मिट्टी से प्लास्टिक फिल्म रोल किनारों को ढकने के लिए विशेष तकनीक से बने 2 स्केपर्स इस यंत्र की विशेषता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन का कार्यक्रम यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे फिर नए विषय के साथ में, फिर नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।